बीजेपी ने सरकार ने वहां पर उसमें कितना उसको फायदा कितना नुकसान और क्या वाकई वो साध पाएंगे उन जातियों को उन नेताओं के जरिए उन लोगों की नाराजगी दूर कर पाएंगे जो कि पिछले तमाम दिनों से इसी मसले को लेकर या कुछ और मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अब इन जाति समीकरण के साथ साथ सबसे पहले विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार की कितनी जरूरत थी और क्यों जरूरत थी, और उसमें फिर जो नाम इंडिया न्यूज ने दिखाया था हमने दिखाया था लगभग वही नाम है जिन पर मुहर लगी है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं, और हमने जो नाम दिखाए वही नाम मंत्रिमंडल के लिए फाइनल हुए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि हम सबसे आगे हैं, तो गलत नहीं होगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी लोगों को मंत्री बनाने का काम किया है जो अपने अपने इलाके में जातिगत समीकरण को साधने का काम करें। आप देखिए, अगर अतुल हम नाम ले बारी बारी से तो जतिन प्रसाद है। जतिन प्रसाद शाहजहांपुर से आते हैं। एक बड़ी विरासत है, पिताजी ने एक अच्छा खासा राजनीतिक विरासत छोड़ के गए हैं, और जतिन जो है भारत सरकार में कांग्रेस के समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। अपनी अपेक्षा से नाराज होके जतिन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और आपको याद होगा और ब्राह्मणों की नाराजगी और मैं एक बात ये भी बताऊं कि जतिन लगातार ब्राह्मणों के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कहीं अगर हमला होता था तो उस पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मुखर होते थे, ट्वीट करते थे, और कई बार उन्होंने मुझे फोन किया होगा कि अरविंद भाई आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन है। तो सवाल यह है कि जतिन प्रसाद ब्राह्मणों की राजनीति करना चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। सवाल यह है कि जतिन प्रसाद को पूरा प्रदेश किस तरह से स्वीकार करता है, ये हमें सोचना और समझना होगा। बिल्कुल, और इसमें आदिवासियों को या फिर कहें अनुसूचित, मल्लाह, कुर्मी, कुमार सभी को एक तरीके से बैलेंस किया। मैं एक नाम लेते जाओ आप अतुल। तो संगीता बिंद आप देखिए, इस समय एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। बिंद, निषाद, केवट, मल्लाह, इन सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि संगीता बिंद के जरिए भारतीय जनता पार्टी, बिंद समुदाय, जो कि अगर हम देखें पूर्वांचल में उनका बड़ा एक वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो अपने नेता को डेवलप करे, और शायद यही कारण है कि संजय निषाद को देखिए मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल और उन्होंने संगीता बिंद को जो है मंत्री बनाना स्वीकार किया। संजीव गौड़ बनारस से बगल में गाजीपुर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है अतुल, और गाजीपुर, बनारस, ये आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, मिर्जापुर, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, ये आसपास जो भी नदियों का क्षेत्र अगर आप देखिए तो वहां पे बिंद समुदाय की बहुतायता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसका कैसे उनको लाभ मिले, कैसे वोट के रूप में वो कन्वर्ट करे। संजीव गौड़ और पलटू राम, यहाँ पे देखिए आदिवासी और अनुसूचित का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बताऊं कि देखिए संजीव गौड़ जो है वो सोनभद्र से आते हैं, और आप देखिए कि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वहां पे अच्छे खासे संख्या में आदिवासी हैं। और मुझे लगता है कि आप देखिए पूर्वांचल पे किस तरह से नजर है भारतीय। बिल्कुल, और इसी कारण से संजीव गौड़ को जो है मंत्री बनाया गया है। पलटू राम जो कि बलरामपुर से आते हैं, और पलटू राम लगातार चर्चित रहे, सरकार में किए गए कामों को भी लेके अगर कोई समस्या होती थी तो उस पर सवाल खड़ा करते थे। शायद मुझे लगता है कि पलटू राम की सक्रियता काम आई और पलटू राम को मंत्री बनने का मौका मिला। दिनेश खटिक, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी उनके पास विद्यासागर सोनकर को, चूंकि पहले भी इन्होंने बड़ा मौका दिया था, इस समय एमएलसी भी हैं विद्यासागर सोनकर, उनको राज्यसभा में भेजने का भी पार्टी ने काम किया। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि जो अगली पीढ़ी हमारी आ रही है हम उनको बढ़ाने का काम करें, और उसी क्रम में दिनेश खटिक को मौका दिया गया है। और दिनेश खटिक को एक सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, उनको भाजपा ने अगर मौका दिया है तो वो उस पर खरे उतरे हैं। अब कुर्मी और कुम्हार का कॉम्बिनेशन भी है, छत्रपाल गंगवार और धर्मवीर प्रजापति। देखिए ये दोनों लोग पश्चिम से अगर आप देखें जी, और मैं समझता हूं कि पश्चिम में जातिगत समीकरण में भारतीय जनता पार्टी अभी ये चाहती है कि भाई कैसे जो है जहां हमारी कमी हो हम उसको भरपाई कैसे करें। और मैं समझता हूं कि ये दोनों नाम सिर्फ उसी लिए निकल के आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी होती है तो हम दूसरी चीज को ऊपर करके उस कमी को भरने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कवायद। ये दोनों लोग जो है मंत्री बने। बिल्कुल, रंजना भी हमारे साथ है। रंजना, कैसे हम इसको देखें क्या पत्रकार के तौर पर, क्योंकि विस्तार की खबर बहुत लंबे समय से चल रही थी, अब मौजूदा दौर में जब आज विस्तार होना है, शपथ होना है थोड़ी देर के बाद, उस बीच में जैसा अरविंद कह रहे हैं कि उस कॉम्बिनेशन को पूरे प्रदेश में एक तरीके से फिट किया जा रहा, जहां सरकार कहीं ना कहीं अनफिट हो रही थी या विपक्ष कह रहा था कि अनफिट होने वाली है। जी अतुल, बिल्कुल। देखिए, न्यू भारत में
जातिगत समीकरणों को साधना एक अपलिफ्टमेंट की राजनीति के तौर पर देखा जाता रहा है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ऐसे में थोड़ी ही देर में ऐलान भी हो जाएगा, मुहर भी नामों पर लग जाएगी। राजभवन जो सूची भेजी गई है, गौर करने वाली बात अतुल ये है उसमें कि उसमें ऐसे नाम शामिल हैं जिनके जरिए एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हमने देखा था, नरेंद्र मोदी ने वहां से जो संदेश देने की कोशिश की थी, वो कुछ वैसा ही संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो संदेश कितना दूर तक जाएगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अरविंद जी ने भी अभी जिक्र किया, एक एक नाम को उन्होंने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि कौन से क्षेत्र से वो आते हैं। उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं तो 7 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिसमें एक ब्राह्मण थे और बाकी दलित या ओबीसी समाज के थे। ऐसे में जो वो खाका तैयार किया गया था, कुछ वैसा ही अभी देखने को मिलेगा, उस पर अभी भी निगाहें हैं। मैं उसको भी एक बार बता देता हूं, जो कि केंद्र में बताया गया था। आप देखिए, कौशल किशोर जो कि अवध से आते हैं, बिल्कुल, है ना, और दलितों के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं। उसके जरिए अवध के क्षेत्र के आसपास में जो हमारे दलित भाई हैं उनको साधने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर हम अतुल बात करें बीएल वर्मा की, बीएल वर्मा जो कि बदायूं से आते हैं, राज्यसभा के सांसद बिल्कुल बिल्कुल। और लो दो टोपे जिसको कहते हैं, बीएल वर्मा कल्याण सिंह के बहुत एक बड़ा होल्ड थे और इसी वजह से बीएल वर्मा को लाने का काम किया गया। उसके अलावा मैं एक और नाम लूंगा, जो दूसरे बीएल वर्मा है, जो कि जालौन से आते हैं, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और उस तरफ उनका अच्छा खासा प्रभाव है। जालौन, कानपुर, उरई अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने अच्छा खासा काम किया है और इस वजह से उनको वहां लाने का काम किया गया। एक और मंत्री जिनको बनाया गया है वो अजय मिश्रा टेनी। अगर आप बात करें लखीमपुर खीरी की, लखीमपुर खीरी और जो तराई का क्षेत्र है, आप पीलीभीत देखें तो कोशिश ये की है भारतीय जनता पार्टी ने कि कैसे उसको उस तरफ के क्षेत्र को साधने की कोशिश करें। उसके बाद एक कद्दावर मंत्री बनाया गया है अनुप्रिया पटेल को, जो कि अपना दल से आती हैं, मिर्जापुर से सांसद हैं और कुर्मी वोटों पर उनकी जो है अच्छी खासी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे, माफ कीजिएगा, उन सभी का मुंह बंद करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है अमित, जमीन पर इस वक्त क्या स्थिति चल रही थी? विस्तार आम आदमी बहुत करीब से नहीं समझ पाता है, या अगर समझना चाहे कि ये चर्चा की ये होना है और उसके पीछे की वजह ये है, इस वजह से सरकार को ये करना पड़ेगा, वो सरकार का विशेषाधिकार होता है, लेकिन आम आदमी उसको कैसे देख रहा था? एक रिपोर्टर के तौर पर आप लोग जब जाते हैं तो विस्तार को लेकर आप लोग भी बात करते होंगे, तो किस तरीके से संवाद होता है, क्या लोग कहते हैं, और अगर ये मकसद है कि जातियों को साधना है तो ये कितना सही समीकरण है? ये जी बिल्कुल अतुल, जहां जातियों को साधने की बात है तो 2022 का चुनाव देखते हुए जिस तरह से केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार ने जो एक्सटेंशन किया था, उसको देखते देखते एक कॉपी जरूर हुई है। जिस तरह से हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात होती है हम सब लोगों की, तो जो जातियों का समीकरण है जिसमें ब्राह्मण, मल्लाह, अनुसूचित आदिवासी और अनुसूचित जनजाति, कुर्मी, कुम्हार, मतलब बैकवर्ड, एससी और सामान्य, सभी को लेते हुए कहीं ना कहीं एक कॉपी जरूर ये दिखाई पड़ रही है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार में एक्सटेंशन हुआ उसी का एक रूप है। क्योंकि अब चुनाव कुछ ज्यादा दूरी नहीं है, जिस तरह से 4 महीने के करीब बाकी हैं चुनाव के, तो उनको देखते हुए एक बैलेंस करने की बात सामने जरूर देखने को मिली है। इंडिया न्यूज ने जो नाम दिखाए, जो नाम टीवी पे हम लाए, वो लगभग नाम आने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी विश्वसनीयता तो पब्लिक तक है और पब्लिक की बात भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार समझ रही है। और समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अन्य दल जो इस समय एक प्लेटफॉर्म फिर से अपनी वापसी को लेकर चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता आखिर निकले कैसे, तो उसको योगी का एक जवाब भी इसको माना जा रहा है कि एक बैलेंस किया गया है। के संकेत कितने सही तरीके से पहुंच जाए लोगों तक? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से विस्तार की बात अतुल थी कि पिछले 8-10 महीने से विस्तार अब होना है, तो पश्चिम और पूर्व और मध्य सभी को साधते हुए ये विस्तार किया गया है। बड़ा सधा हुआ विस्तार है कि सरकार एक मैसेज भी दे रही है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपने कहा कि सधा हुआ विस्तार है, तो हमारे साथ पुष्कर जी भी हैं, हमारे आउटपुट हेड हैं, और इनका बड़ा सधा हुआ सा एक आकलन रहता है खासतौर से राजनीतिक क्षेत्र में। पुष्कर जी कैसे देख रहे हैं इस विस्तार को? हम लोग बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे थे कि अब होगा, आप कहते थे नहीं होगा, लेकिन अब हो गया। तो होने के पीछे का जो मकसद है, जैसा कह रहे हैं अरविंद, अमित समझा रहे हैं, क्या वही है और वो है, तो इसका फायदा कितना, नुकसान कितना आपको दिख रहा है? आज 2 बातें आप अपन समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम से 2 लोगों को मंत्री बनाया और गन्ना किसानों को आज ही 25 रुपए की सौगात।
गन्ने की मांग का मुद्दा आपका भी रहता है? नहीं, आपका भी है। इनका कहने का मतलब है कि सबका आप रहता है। समय समय पे सवाल उठाते हैं। हाँ। हाँ, इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो सबसे जरूरी चीज की है भाजपा ने, शायद चुनाव तो हर 5 साल पे आते हैं, लेकिन भाजपा ने अब की जो चीज साधने की कोशिश की अपने पुराने कार्यकर्ताओं को दिया है। धर्मवीर प्रजापति को आप देखेंगे, ये 2002 में संघ से जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये प्रदेश के महामंत्री भी बने बीजेपी के 2 बार। इनको 2019 में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और इन्होंने जो दीपोत्सव हुआ था अभी अयोध्या में, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। इनको बहुत बढ़िया। डिजाइनर दिए बनाने का काम दिया गया। डिजाइनर दिए भी और बनाए आप गए। ये देखिए संगीता बिंद, जैसा अभी अरविंद जी बता रहे थे कि लगातार शुरुआती दौर से छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय बिल्कुल, रही हो। बिल्कुल। तो उन लोगों को मौका दिया है। बीएल वर्मा हो या जी। जो केंद्र में गए, ये सारे के सारे लोग कहीं न कहीं, हाँ, रूट से जुड़े हुए हैं। संगठन के लिए काम किया। संगठन के लिए एक काम जितेंद्र किया। प्रसाद को आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है वो। आयतित नेता को बना दिया। क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी, माने क्या कि संघ की भी खूब ज्यादा इसमें झलक दिख रही है? संगठन, देखिए, ये आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, समझिए कि संघ की बिना रजामंदी के काम भाजपा में नहीं बिना होता। रजामंदी के तो हो ही नहीं सकता भाजपा में, लेकिन इस बार ज्यादा रजामंदी है क्या उसी की? मैं बस मेरठ का जिक्र इसलिए कर रहा था कि दिनेश खटिक को बना दिया और वाजपेयी जी फिर रह गए। वो इस बार भी बस नहीं पकड़ पाए। भाई पश्चिम अरविंद की जी बजाय बताएंगे। ये- पश्चिम की बजाय इधर चले गए ये और चले नाराजगी गए। यही हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे हाँ। थे कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, कि उसमें कुछ बुरा हो कुछ जाए। नाराज तो हो जाएंगे लोग। अब वो ब्राह्मण बताएंगे जो नहीं, जितेंद्र देखिए, प्रसाद को मैं यहाँ पे ये बताना- ब्राह्मण कौन मानता है, ये अरविंद जी ज्यादा अच्छा डिफाइन करें। पुष्कर, मैं ये कहना चाहता हूँ, रवि तुम भी कुछ बताओगे? कुछ नहीं बताना तुम्हें? क्यों, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे मन में क्या रहता है बताओ? अच्छा, कुछ नहीं है, चलो अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूं पुष्कर, देखिए एक चीज समझना होगा हमें। ब्राह्मणों में फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं नजर आता हमें जो एक बार ऐसे हाथ उठाए तो पूरे प्रदेश के लोग जो है इसके पीछे चले जाएं। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी के लोगों को मूर्ति लगानी पड़ रही है ना? यहाँ पे हमें ब्राह्मण सम्मेलन बसपा को करना पड़ रहा है। आप इस मर्म को समझिए। नेता जो होता है वो जमीन का होता है, वो उसका काम जो है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जमीन पे मैं थे। क्या कहना जब चाहता हूं? भाजपा खड़ी हो रही थी नहीं दोबारा से, नहीं, मैं पुष्कर, मैं यही कहना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको मौका दिया, उन्होंने अपना परफॉर्म किया। ठीक है, उनको मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल, मैं जनाधार की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारी कंपनी की तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से अरविंद चतुर्वेदी को कहीं किसी काम में लगाया गया और हमारा काम है परफॉर्म करना, लेकिन जनाधार होना और परफॉर्म करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जनाधार अटल बिहारी वाजपेयी का था। ब्राह्मणों के नेता वो कहे जाते थे कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी आ गए तो दुनिया उनको सुनने जाती थी। मुझे लोग बताते हैं कि हम लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के उनको सुनने जाते थे। उन्नाव में रात में 2:30 बजे तो मैं वही कहना चाहता हूं, ये इसको कहते हैं जनाधार। वो जनाधार वाले नेता थे। ब्राह्मणों में अगर हम किसी की बात करते हैं तो हम कमलापति त्रिपाठी की बात, क्यों आखिर जितेंद्र प्रसाद को मैं यही कहना चाहता हूं। आप पुष्कर, पिछली बार अगर आप एनालिसिस करो, जो 2017 में जिन लोगों को टिकट दिया गया, आप देखिए कितने सारे बाहर के लोगों को टिकट दिया गया और ज्यादातर लोग जीत गए। तो बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं दसियों नाम गिना, नहीं, नहीं। ब्रिजेश पाठक, है ना, नहीं। बहुत सारे नाम है, सो मेनी। तो क्या लेकिन प्रियंका मैं गांधी तुम्हें की यही कार्ड पुष्कर, के लिए लाए लेकिन मैं हैं? पुष्कर यहाँ पे मैं एक बात सिर्फ- नहीं, पुष्कर, बिल्कुल मैं- संभावित है, प्रियंका गांधी कार्ड के मैं लिए हो यहाँ, सकता है। नहीं, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप देखना कि पहले कौन छोड़ के पार्टी जाएगा, ये वही लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। बहुत आप सही लिख लो। बात बिल्कुल, कही है बिल्कुल। अतुल। और मैं आपको अतुल जी, बता ये दूं, बात ध्यान मैं- करने वाली हाँ। है। ये एक पत्रकार का जो अपना एनालिसिस होता है वो इन्होंने कहा कि जब भाजपा के थोड़े अच्छे दिन से अभी बुरे आपको दिन में- उदाहरण मिल गया सीतापुर का। जी, सीतापुर, विनोद राठौर ने- तो हमें कहने की जरूरत जी। नहीं है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि नहीं, हम विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, तो वही लोग मंत्री बने हैं जो विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़े थे। आप देखिए, कोई भी ऐसा आदमी मंत्री नहीं बना है जो बाहर से आया हुआ है। बिल्कुल। और इसके पहले भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप देखिए, उसमें भी कोई ऐसा मंत्री नहीं नहीं, बना यूपी जो बाहर से जो आया भी हुआ है। यूपी से जो भी आए वो 5-5 बार 6-6 बार मैं के वही सांसद कहना हैं। चाहता हूं कि वो लेकिन बहुत इसमें पुराने काम लोग भी हैं। देखा गया अरविंद जी, जो जो काम करने वाले हैं, जैसे धर्मवीर प्रजापति हैं, हम इनको कई बार हमने कवर किया। ये काम करके दिखाना चाह रहे थे, इनकी मंशा थी कि सरकार मेरे काम को समझे और उसका जगह स्थान दे। तो जिस तरह से केंद्र ने किया है,
कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने भी इंप्लीमेंट किया है कि काम को भी वरीयता दी जाए भाई, और जातिगत समीकरणों को बैलेंस में लाया जाए। अयोध्या में 2017 से जितने दीपोत्सव हुए हैं, सब में धर्मवीर प्रजापति की बड़ी भूमिका रही है। मैं ये यहाँ पे आप लोगों को और एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ। आप इसमें आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। ओडीओपी का जो अभी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। और जो माटी कला बोर्ड की परिकल्पना है, माटी कला बोर्ड में बहुत सारे सदस्य हैं और उन सदस्यों ने बहुत सारे, आप सोचिए कि कुम्हारों को छोटे छोटे लोन दिए गए, जो बहुत बड़ा मेला लगाया गया, उसमें कुम्हारों को अलग अलग जगहों से आमंत्रित किया गया पूरे देश भर से, और उनको ये सीखने का जो मौका दिया गया है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो धर्मवीर प्रजापति का है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो इंटरनेट के जरिए आपको परसेंटेज पता चल जाएगा कि भाई कितने % जो है वो कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, और उनका कितना अहम रोल है राजनीति में। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस बात को समझती है। मुझे दयाराम प्रजापति भी मुझे याद है, जो समाजवादी पार्टी में हो, बिल्कुल और बड़े चर्चित थे। मुझे याद है गायत्री प्रजापति के साथ जो है उन्होंने एक किसी कार्यक्रम में हम लोगों ने बुलाना चाहा गायत्री के साथ, गायत्री का कोई मामला, तो उनका कि भाई हमारा गायत्री से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अरविंद जी ये था कि गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रजापति दयाराम प्रजापति के यहाँ ही शेल्टर लिया करते थे, और हम लोग कवर करने जाते थे तो दयाराम प्रजापति गायत्री को बुलाते थे, और समाजवादी सरकार में वही गायत्री और दयाराम में दूरियां हुई, और अब आके फिर दूसरी समाजवादी पार्टी ने दयाराम को आगे करना शुरू कर दिया। देखिए राजनीति क्या होती है वो हमें गायत्री प्रजापति से सीख मिलती है। आप देखिए गायत्री प्रजापति पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, और सवाल ये है कि वो हम कहाँ जा रहे हैं ये भी सोचिए। लेकिन हमारा हम डिस्कशन कर रहे हैं विस्तार को लेके। कुम्हारों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और शायद यही कारण है कि उन लोगों ने प्रजापति को मंत्रिमंडल बिल्कुल अरविंद जी, जैसे कि जिक्र अमित ने भी किया कि कामकाज के आधार पर भी यहाँ पर राजनीति को हमने देखा है, जैसा कि पुष्कर सर भी यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का जिक्र कर रहे थे। लेकिन हर क्षेत्र की तरह राजनीति भी फैंसी हो गई है, जहाँ पर डिटेलिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। और थोड़ी देर पहले आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी जिक्र कर रहे थे, विस्तार से उसके बारे में बता रहे थे। उसमें भी जैसे कुर्मी समाज को साधने की कोशिश की गई, इसके अलावा दलित या ओबीसी में गैर जाटव गैर यादव को भी जगह दी गई है। ऐसे में कुर्मी समाज के बाद पासी वोट बैंक बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो वो एक झलक क्या योगी सरकार की जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है डिटेलिंग को लेकर, क्या वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता देख सकता है? रंजना, एक बात आप समझ लीजिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े निर्णय लिए। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने निषाद पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया, और ये बाकायदा किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। पूरे देश को दिखाया गया कि हम और निषाद पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कि उन्होंने संजय निषाद को एमएलसी बनाने के लिए कह दिया कि भाई हम आपको एमएलसी बनाएंगे। तो सवाल क्या है? निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, ये सारे लोगों को जोड़ के वो एक छोटा सा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, और मैं समझता हूं अतुल इसमें वो कामयाब रहे होंगे। बिल्कुल कामयाब थे और आगे भी कामयाब रहे, इसको लेकर ये तैयारी। और देखिए जिस वक्त हम उत्तर प्रदेश में विस्तार की चर्चा कर रहे हैं, वहां पंजाब में भी चूंकि बड़ा बदलाव हुआ था कैप्टन साहब के जाने के बाद, एक दलित चेहरे को वहां पर बनाया। कांग्रेस की रणनीति वहां के हिसाब से थी, आप समझिए कि क्या जबरदस्त हुआ। और अब वहां पर इस वक्त तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है, तो हर जगह पर हर पार्टी जो सत्ता में है वो वहां के समीकरण को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और जैसा आप बार बार कह रहे थे कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जो एक नाराजगी थी उन लोगों में जो कि अपनी बिरादरी के नेता थे, लेकिन उनकी बहुत पहुंच नहीं हो पा रही थी, या फिर उस समाज के लोगों को लग रहा था कि हमारे नेता की कोई पूछ नहीं, हम इस पार्टी का साथ क्यों दें या इनके साथ हम क्यों खड़े रहे। तो वहां पर उन सबको कहीं ना कहीं एक जिम्मा भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरकार का कैबिनेट का विस्तार है और फिर उसके बाद आगे कुछ उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। जितने नाम है इनको बकायदा पार्टी जिम्मा भी देगी कि आपको हमने ये पद दिया है, अब रिटर्न में हमें आप सीट दिलाई। अतुल जी, सबसे बड़ी बात ये, मैं और आपको एक इशारा कर दूं, जिस चुनाव हम पूरे उत्तर प्रदेश को जब देखते हैं तो मल्ला, अनुसूचित जातियां, इनको लेकर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है। जिस तरह से फूलन देवी की बहन के घर पे बाकायदा मल्ला लोग और ये सारे लोग पहुंचते हैं, और एक नया झंडे के तले सबको लाने के लिए जो तैयारी हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी इस चीज को समझते हुए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, तो उसको भी साधा जा रहा है कि जो वोट उनसे सरक जा रहा है उसको बांधा जा सके। यानी यूं कहें कि ये अपनी रणनीति सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें मजबूत होना है, विपक्ष जो कर रहा था उसको वहीं पर जवाब देना, उसको रोकना है, और हमें अपने आप को मजबूत करके इनके सामने एक सवाल खड़ा कर देना है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ
सनुज है। हमारे सहयोगी देखिए, सनुज भी। बागपत और किसान आंदोलन ये लगातार कवर करते आए हैं और ये एक बड़ा सवाल सबसे उठा रहे पहले हैं कि बीजेपी विस्तार से। पर तो सवाल है ही हाँ, सनुज, लेकिन हम चर्चा में ये भी आपके जरिए शामिल करेंगे कि 25 रुपए अगर दाम बढ़े हैं गन्ना उसे क्या जो फर्क है होगा? तो उसका कोई इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव उधर? मैं अभी गन्ना सनुज बताओ। देखिए यदि गन्ने की बात करें तो देखिए लगातार आंदोलन चलते रहे हाँ। और सीधा ये कहा गया था कि गन्ने का जो रेट है वो 450 रुपए कर दिया जाए। ये थी भारतीय किसान यूनियन की मांग थी और तमाम पार्टियों की मांग थी। बिल्कुल। लेकिन कभी इतने रुपए एक साथ गन्ने पे नहीं बढ़ते, तमाम चीजें देखी जाती हैं। जिस तरीके से ये कहा गया कि पिछले 4 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन अब जिस तरीके से 25 रुपए बढ़ाए गए हैं और जो एक पछेती फसल जिसको बोला जाता है उस पे भी 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। जो 325 रुपए गन्ना था वो 350 रुपए हो गया। पिछली बार ये मांग की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि इस 25 रुपए का रेट बढ़ने का असर नहीं पड़ेगा। लगातार मांग कही जा रही थी, कहीं ना कहीं एक तरीके से किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की बड़ी कोशिश की गई है। और अब ये चीज और भी हमें देखनी पड़ेगी कि देखिए जो किसानों का बकाया गन्ने का भुगतान की बात चल रही है वो भी लगातार हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि दीपावली के बाद, दीपावली से पहले ये तोहफा किसानों को 25 रुपए बढ़ाने का दिया गया और दीपावली के बाद भी है एक और मौका मिल सकता है कि उनका जो बकाया गन्ना भुगतान है वो कर दिया जाए। एक चीज और हमें यह समझनी होगी कि देखिए जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, दो बातें हमें समझनी होंगी। पहली ये कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि हम बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली की बात करें, सहारनपुर, बिजनौर, किसी भी जिले की बात करें, वहां से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों में से जो किसान आंदोलन है उसकी अलग सबसे ज्यादा जली और तमाम बड़े बड़े आंदोलन चले गए, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे तो कहीं कहीं की हमें बात हो। ये इंडिकेशन ये तो नहीं बताता है कि ये सारे के सारे लोग फेल हैं? बिल्कुल, दो बातें हमें इसमें समझनी होंगी। बिल्कुल आपने अरविंद जी सही कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो किसानों का आंदोलन रहा तमाम नेता वहां के लगाए गए, तमाम विधायक लगाए गए, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे क्योंकि आंदोलन ना तो पीछे हटा, आंदोलन लगातार बढ़ता रहा। तो सरकार ने एक तो ये मैसेज देने का काम किया है कि अभी भी वक्त है, बदल जाइए, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक ये भी उन्होंने इसको जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में किसी जिले से कोई मंत्री नहीं लिया, उसका सीधा ये मैसेज देने का काम है कि सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस किसान आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने मेरठ में 7 विधानसभा सीटें एक समाजवादी पार्टी पर है और 6 बीजेपी पर है। कई बड़े नेता इसमें, कई विधायक दावेदारी में थे कि उनको मंत्रिमंडल विस्तार करा जाएगा, लेकिन हस्तिनापुर सीट सबसे अहम मानी जाती है। और यदि एक आध बार की बात छोड़ दिया जाए तो यह कहा जाता है कि हस्तिनापुर में जिसका विधायक बनेगा उसी की यूपी में सरकार बनेगी। बिल्कुल सही बात है। अब समय थोड़ा कम है, थोड़ी देर में तस्वीरें आने शुरू हो जाएंगी राजभवन से और वहां पर विस्तार की वो तस्वीर होगी, शपथ भी होगा। पुष्कर जी आप कुछ कह रहे हैं जल्दी से? मैं बस छत्रपाल गंगवार के बारे में आपको बताना चाह रहा था। संतोष गंगवार से इस्तीफा लिया था तो बरेली की बहेड़ी सीट से छत्रपाल गंगवार है, तो गंगवार समुदाय को भी साथ में रखने की कोशिश, जो हम लोग का शुरुआती था कि किस तरीके से जाति को बैलेंस सभी को बैलेंस करना। नहीं, जाति- तो उसमें बड़ी बात है, जाति तो बैलेंस कर रही है लेकिन नई पीढ़ी को मौका दे रहे हैं, बिल्कुल, अगली दो पीढ़ी को बातें। मौका दे अगर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल और विस्तार को राजनीति में देखा जाए- इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है, इस बार के विस्तार से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम तो जाति धर्म सबको साथ के तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब जो है पिछली पीढ़ी के जो लोग हैं वो संगठन का काम करें और आगे की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो राजनीति की विरासत को संभालने के लिए जिन्हें यानी तैयार करना है, दूरदर्शी है ये विस्तार, दूरदर्शी ये कह सकते हैं। हाँ। कई मायनों में अलग अलग, जैसा सनुज बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छा उन्होंने आकलन किया था। निश्चित और रूप से। यहाँ पर सरकार के लिए इस विस्तार से व्यक्तिगत तौर पर लाभ है, भविष्य के लिए लाभ है, लेकिन पार्टी जो कि एक स्टैंड पर चलती है और उस समीकरण का बार बार वो जिक्र होता था कि उसने तोड़ दिया था जातियों का समीकरण 2014 में, उसके बाद के चुनाव में, लेकिन इस बार भी वो सबको साथ लेकर एक मैसेज दे रही है कि हमारा नारा वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जातियों का समीकरण टूटना इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें चलती रहेंगी। थैंक यू।